नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का प्रहार। अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता को दी ठीक से होमवर्क करने की सलाह। कहा, चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाना अनुचित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जेनजी वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी हमलावर। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने का आरोप। कहा, युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कृषि मशीनरी से जुड़े संगठनों की बैठक। कहा, सुधारों से मिलेगा किसानों को लाभ, बढ़ेगा उत्पादन। 22 तारीख से ट्रैक्टर पर 23 से 63 हजार तक की राहत। पीएम के नेतृत्व में देश ने वो कर दिखाया जो लगता था असंभव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेख के जरिए पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। कहा, आज देश में रेहड़ी पटरी वाले भी कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल। और एशिया कप के अंतिम ग्रुप मैच में आज भारत ओमान की भिड़ंत। सूर्य कुमार की टीम आज कर सकती है बैटिंग। ऑर्डर में प्रयोग, ओमान पहली बार करेगी भारत का सामना। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में करेंगे विस्तार से बात, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि ये देश की लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रहार करते हुए कहा कि अपने ही उम्मीदवार की जीत पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता होमवर्क नहीं करते। भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह निराधार चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अनुचित है। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी फोटो दिखा रहे हैं। आलंद विधानसभा की बात उन्होंने कही। होमवर्क नहीं करते हैं ना। बीजेपी वहां 18 तक जीती थी, बीजेपी 23 में हार गई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट को लेकर भी जमकर प्रहार किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि वीएस की गरिमा को गिराया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए बयान की कड़ी निंदा की। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि देश मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी को बार बार जनता नकार रही है, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार ही नहीं कर रहे और इस तरह से वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगी। देश मोदी जी का साथ में है, देश का युवा मोदी जी का साथ में है, देश का गरीब, देश का किसान, देश का हर एक लोग मोदी जी को देश का नेता मानते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने का बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे, कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं।
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है? पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पिट्रोडा से ये कहलवा रहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या? दोस्तों, कुछ ही समय पहले आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी वो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, और उसके ठीक कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी के करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। याद करिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, वो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। मतलब आतंकियों के साथ में इश्क ये लड़ाना चाहते हैं, आतंकी पाकिस्तान को अपना घर ये कहते हैं, और भारत को, भारत की संप्रभुता और अखंडता को, भारत के वीर सैनिकों के वीरता को ये अपमानित करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी तो आतंकी हाफिज सईद ने ये ऑन पब्लिक कहा था कि कांग्रेस पार्टी से उसकी गुफ्तगू होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पिट्रोडा जो वो कहते हैं, जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ये 26/11 आतंकवादी हमले पे इन्होंने पाकिस्तान में घर में घुस के नहीं मारा, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। और अब ये देश के सामने भी आया है, क्योंकि आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था, और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे। मतलब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी, पूरा गांधी वाड्रा परिवार पाक प्रेम में लिप्त है, और हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस का अपमान करना इनकी आदत है। तभी ये हमारी आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, तो कांग्रेसी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, ना कि पाकिस्तान के। एक पुरानी कहावत है कि कई बार एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस। इफ इट हैपेंस ट्वाइस, इट सेड इट्स हैपेंस्टेंस की हो जाता है, बट व्हेन इट हैपेंस थ्राइस, इट्स कॉल्ड एनिमी एक्शन।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और अब सैम पिट्रोडा, जो कुछ नहीं राहुल गांधी के शब्द ही कह रहे हैं, वापस से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को अपना घर कहते हैं। मतलब यह साफ हो गया, एक तरफ राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास झूठ के बुनियाद पे करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। और दोस्तों, इसी पे हम वो राहुल गांधी जो 26/11 आतंकवादी हमले के समय पार्टी करते हुए पाए गए थे, ये उस वक्त के अखबारों ने इसको प्रकाशित किया था, हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? कांग्रेस पार्टी के समय में आतंकी यासीन मलिक ये कह रहा है कि आपने 2 आतंकियों को मिलाने का काम किया, आप चुप क्यों रहे? और अब आपके करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? आप चुप इसीलिए हैं क्योंकि आपका मौन स्वीकृति बताता है। इसीलिए हमारा चार्ज यह है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट सैम पिट्रोडा के नहीं, ये एग्जैक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की नीति और नियत है। ये देश के वीर सैनिकों का अपमान है और इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है, जहां जो भी देश विरोधी काम करता है कांग्रेस उसका संरक्षण करती है, जहां जो भी आतंकवादी घटना करता है कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। और इनका विचार आतंकवादी पाकिस्तान को अपना घर बताना है। इनका मॉडस ऑपरेंडी समझिए, इनकी नीति और नियत समझे। एक तरफ भारत के लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा, मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं हूं, परंतु यह जरूर वो कहते हैं कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हूं, पाकिस्तान को अपना घर कहता हूं। अगर ये राहुल गांधी के करीबी कह रहे हैं तो इस देश के हर राष्ट्रवादी 140 करोड़ देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी का बयान हमारे सैनिकों का अपमान है और देश के संप्रभुता और अखंडता, जिसमें हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसके बेसिक एसेंस के खिलाफ है। और आखिरी में मैं आप सबके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या जो सैम पिट्रोडा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पिट्रोडा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन
कह चुके हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं है। राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और झूठ के बुनियाद पर अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। और जब उनके करीबी सैम पिट्रोडा ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उनके घर के लिए घर जैसा है, तो इससे आप उनकी देश विरोधी अराजक नीति और नीयत को समझ सकते हैं। इसी के ऊपर मैंने कहा कि यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों में फोन ऑफ फ्रेंड करवा रही थी और कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत आतंकवादियों को समर्थन करने की थी। याद करिए 2006 में, 5 में और 4 में तमाम ब्लास्टों के अंदर लश्कर ए तैयबा का नाम ऑलरेडी आ चुका था। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी 2 आतंकियों में फोन ऑफ फ्रेंड करा रही थी, इससे यही स्पष्ट होता है कि 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से दी। आखिरी क्वेश्चन। ये सिर्फ बात उदित राज की नहीं है। उदित राज, सैम पिट्रोडा सब मोहरे हैं। इनके पीछे का असली मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। जो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी को खुश करना चाहता है, वो आतंकवादियों के समर्थन की बात करता है, पाक प्रेम की बात करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र पाकिस्तान प्रेम का है, ना कि भारत के प्रेम का। कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस आज बनकर रह चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा प्रदीप भंडारी ने और कहा कि पाकिस्तान को अपना घर राहुल गांधी समझते हैं, भारत के जो वीर सैनिक हैं उनका अपमान करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप भी प्रदीप भंडारी लगाते हुए नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि उदित राज हो या सैम पित्रोदा, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं, बल्कि असली मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जनरेशन जेड वाले एक्स वाले पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष पर देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने में लगातार लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि युवा पीढ़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगहों पर जनरेशन जेड भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ था। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी वंशवादी पार्टियां हैं। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जैन जी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जैन जी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जैन जी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। और वहीं मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर GST दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे ये उपकरण सस्ते हुए हैं और खेती की लागत में और कमी आएगी। GST का लाभ किसानों को सीधा मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के साथ बैठक की है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देश भर में किसान छोटे और सीमांत हों या बड़े काश्तकार, मोदी सरकार उनकी आमदनी और उत्पादन को बढ़ाने, लागत कम करने के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की नई दिशा में ट्रैक्टर सहित इससे जुड़े सभी उपकरणों पर GST दरों को कम किया है। कृषि यंत्रों पर भी GST की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है।
और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया गया है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और कलपुर्जे पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और कटाई मशीनरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे किसानों की खरीद लागत कम होगी और सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। 15 एचपी से अधिक शक्ति के डीजल इंजन और थ्रेसर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5% किया गया है। इससे सिंचाई लागत में कमी और किसानों को सीधी मदद मिलेगी। जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं, रेट कम हुए हैं, वो सीधा सीधा फायदा किसान को पहुंचे। उसका मतलब ये है कि किसान की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। ये जो सरकार है वो पूरी तरह किसान हितैषी है और हम भी चाहते हैं कि किसान इसका पूरा फायदा ले। जब जीएसटी कम हो गया तो हर एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की कीमत कट जाएगी और उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सराहनीय कदम है सरकार का कि जो जीएसटी कम किया है, दरें कम की हैं, एक टीम की तरह मिलकर के काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देगा। मोदी सरकार का मकसद कृषि और किसानों को शुरू से ही तकनीक से जोड़ने और खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है और इन पर जीएसटी दरों में भारी कमी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब खेल जगत की, जहां भारत आज एशिया कप के अपने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान से भिड़ेगा। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है और ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेगी। आइए आपको दिखाते हैं दुबई से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये खास रिपोर्ट। 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ओमान के खिलाफ मैच के साथ एशिया कप में अपने ग्रुप चरण का समापन करेगी। सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय टीम इस मैच में उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। वहीं बल्लेबाजी क्रम में भी प्रयोग की संभावना है। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ज्यादा बड़े बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। T20 के आंकड़े मेरे बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशंस पे बैट्समैन को रीड करना, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं इस फॉर्मेट में। जब आप हमेशा टॉप में होते हैं किसी भी टीम के और आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो आप नोटिस नहीं करते बट आपको फील होता है कि नहीं आपने गलती की है, तो उस पर मुझे काम करना है अभी भी और मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग में और भी काम करने की ज़रूरत है। ओमान की टीम पहली बार भारत का सामना करेगी, जो उनके लिए एक मुश्किल चुनौती है। अब तक ओमान ने 2 मैचों में 67 और 130 रन का स्कोर बनाया है। उनका कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाया। भारत के मजबूत आक्रमण का सामना करना उनके अनुभवहीन बल्लेबाजों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। हालांकि विश्व चैंपियन टीम के साथ खेलना उनके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। फॉर्मेट्स और भी हैं और इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ से बॉल कैसा चल रहा है, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं उससे, वो सिर्फ आप अपनी बेस्ट जज हो सकते हैं और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। प्रतियोगिता में भारत का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। भारतीय टीम को 8 दिनों में 4 मैच खेलने हैं और अगर वे फाइनल में पहुंचते हैं तो उन्हें 10 दिन में 5 मैच खेलने हैं। थकान से बचने के लिए टीम ने अबू धाबी में प्रशिक्षण के बजाय दुबई में अभ्यास करना पसंद किया। टीम मैच के लिए उसी दिन पहुंचेगी और रात में लौट आएगी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर 4 के पहले मैच से पहले शनिवार को आराम करेगी।
ऑन पेपर टीम इंडिया बेहतर है। भारतीय टीम की कोशिश ओमान को बड़े अंतर से हराने की होगी, साथ ही सुपर 4 स्टेज से पहले बल्लेबाजों को पर्याप्त गेम टाइम देने के भी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, दुबई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।